अब पढ़ते हैं हम लोग साइज ऑफ ओवरमैन डिस्ट्रिक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहते हैं, ये सर्कुलर का चीज है, ठीक है ना। कि साइज ऑफ ओवरमैन डिस्ट्रिक्ट में बी डिटरमाइंड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। क्या है कि द नंबर ऑफ पर्सन्स ऑफ ऑल कैटेगरीज अंडर द चार्ज ऑफ द ओवरमैन डज नॉट एक्सीड 100। ये अंडरग्राउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ओपन कास्ट का नहीं दिया हुआ, ओवरमैन का ओपन कास्ट का नहीं दिया हुआ है। ओपन कास्ट का सिर्फ कोल सीसीएल या कोल इंडिया जो है एक रूल निकाला हुआ है, लेकिन वो डीजीएमएस नहीं निकाला हुआ है, इसलिए हम उसको नहीं मान सकते हैं, ठीक है ना। कि ओवरमैन के अंदर मान लो डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, तो उसमें जो है ना नंबर ऑफ पर्सन 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ ऑल कैटेगरीज अंडर द चार्ज ऑफ ओवरमैन डज नॉट एक्सीड 100। ठीक है ना, 100 से ज्यादा व्यक्ति उसके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कोई 100 से ज्यादा व्यक्ति हो गया, तो उस केस में फिर 2 ओवरमैन रखना होगा। फिर अब डिस्टेंस की बात करते हैं, एक हो गया नंबर ऑफ पर्सन पे। अब डिस्टेंस की बात करते हैं कि जो फर्स्ट वर्किंग फेज है, फर्स्ट वर्किंग फेज और लास्ट वर्किंग फेज के बीच जो डिस्टेंस होना चाहिए ना, वो 750 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 750 मीटर तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू 750 मीटर तक चलेगा। लेस देन इक्वल टू इधर लगा देते हैं कि फर्स्ट वर्किंग फेज और लास्ट वर्किंग फेज के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 750 मीटर तक होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मेजर्ड एलोंग द इंस्पेक्शन रूट, ये ध्यान रखना। वर्ड क्या है, इंस्पेक्शन रूट, मतलब जो उसका एरिया जो आ रहा है ना फर्स्ट वर्किंग और लास्ट वर्किंग फेज के बीच में, जो उसका रूट है, उस रूट के एलोंग वो मेजर किया गया है कि 750 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, 2500 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। बट नॉट टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द ट्रेवलिंग डन बियॉन्ड द लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन फॉर द इंस्पेक्टिंग ब्लाइंड इंड्स। अब बहुत बार होता है ना कि माइंस में ब्लाइंड इंड रहा, कि आधा गैलरी चला के सिर्फ छोड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब मान लो ये लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन या लास्ट वर्किंग फेस ये है, ये लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन ये है, ठीक है ना। तो उसके बियॉन्ड फिर ये जा रहा है ना, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। 750 मीटर में इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लाइंड इन जो है मेरा वर्किंग फेस नहीं है, ठीक है। तो ब्लाइंड इंड की तरफ अगर जाके कोई इंस्पेक्शन कर रहा है तो ये 750 मीटर के लेंथ में काउंट नहीं आएगा, ठीक है ना। और साथ में क्या दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट व्हेन द थिकनेस ऑफ सीम इज लेस देन 1.5 मीटर, और जब वर्किंग आर स्टीपर देन 1/5, मतलब सीम का थिकनेस 1.5 मीटर से कम रहेगा, लेस देन 1.5 मीटर रहेगा, और ग्रेडियंट जो है स्टीपर रहेगा, ग्रेडियंट स्टीपर देन 1/5, मतलब 1/4, 1/3, 1/2 ऐसा वाला कंडीशन रहेगा। तो उस केस में ये जो 750 मीटर का डिस्टेंस था ना, ये डिस्टेंस 450 मीटर पे आ जाएगा। कब आएगा, जब सिम का थिकनेस 1.5 मीटर से कम वाला हो जाएगा, और सेकेंड केस में जब ग्रेडियंट अगर स्टीपर देन 1/5, मतलब 1/4, 1/3, 1/2 हो जाएगा, तो उस केस में ये जो डिस्टेंस जो था ना 750 मीटर, वो डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा कि फर्स्ट वर्किंग फेस और लास्ट वर्किंग फेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 750 मीटर होगा, 450 मीटर होगा, इससे अधिक नहीं होगा। मतलब 450 मीटर के लिए एक हो जाएगा ओवरमैन, दूसरा ओवरमैन इधर के लिए हो जाएगा, ऐसा है। ये दो पढ़े हम लोग किस किस बेसिस पे पढ़े, एक पढ़े अभी नंबर ऑफ पर्सन के बेसिस पे, नंबर ऑफ पर्सन। सेकंड किस बेसिस पे पढ़े हम लोग, आउट मतलब हम लोग पढ़े सेकंड में डिस्टेंस के बेसिस पे, 750, 450। अब थर्ड पढ़ेंगे आउटपुट के बेसिस पे, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। अगर डेवलपमेंट रहेगा, ठीक है ना, डेवलपमेंट रहेगा, तो उस केस में प्रत्येक शिफ्ट में 100 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर डिप्लेयरिंग रहेगा तो प्रत्येक शिफ्ट में 125 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
तो ये तीन कंडीशन दिया हुआ है, ये तीन कंडीशन दिया हुआ है कि नंबर ऑफ पर्सन 100 से अधिक नहीं होना चाहिए, लिख के काट दिए, नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस 750 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, और अगर स्टीपर रहेगा तो वो डिस्टेंस 450 मीटर तक हो जाएगा, 450 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। बस 1/5 से स्टीपर रहेगा, 1/4, 1/3, और सिम थिकनेस लेस देन 1.5 रहेगा। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा ना, फर्स्ट वर्किंग फेज और लास्ट वर्किंग फेज के बीच का डिस्टेंस 450 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो डिस्टेंस के बेसिस पे दो कंडीशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन के बेसिस पे कंडीशन दिया हुआ है, और आउटपुट के बेसिस पे दो कंडीशन है, डेवलपमेंट और डिक्लेयरिंग। ठीक है, तो ये तीन बेसिस पे, तीन प्रिंसिपल्स पे हम लोग ओवरमैन का डिस्ट्रिक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर कहीं पे 150 आदमी हो गया तो उस केस में दो व्यक्ति रहेगा। तीनों में कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर जाएगा ना, तो वहां पे दो ओवरमैन रखना ही होगा। तीनों में कोई भी, दो क्या, एक से ज्यादा, मतलब अगर मान लो कहीं 300 आदमी आ गया है, तो स्टार्टिंग में 100 तक एक, फिर दूसरा 100 के लिए एक, तीसरा 100 के लिए एक। मान लो डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस मान लो अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट रहेगा, डिस्टेंस भी ज्यादा ही रहेगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑटोमेटिक ज्यादा ही रहेगा। अब आता है बात क्या, जो भी अभी पढ़ाए हैं विल नॉट अप्लाई टू लोंगवाल फेज, कि लोंगवाल फेज में नंबर ऑफ पर्सन्स या डिस्टेंस या आउटपुट कोई उसका असर पड़ने वाला नहीं। लोंगवाल में क्या है कि प्रत्येक शिफ्ट में एक ओवरमैन रहेगा ही रहेगा। ए लोंगवाल फेस, अगर मान लो डबल लोंगवाल फेस चल रहा है, तो प्रत्येक लोंगवाल फेस के लिए ए लोंगवाल फेस विच शुड बी अंडर द चार्ज ऑफ वन ओवरमैन ओनली इन ईच शिफ्ट, irrespective of the output and number of men employed at the face। ठीक है ना, आउटपुट कुछ भी रहे या नंबर ऑफ पर्सन फेस में काम करे कुछ भी रहे, 200 रहे, 300 रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक फेस है तो एक ओवरमैन एक शिफ्ट में देना ही देना है। अब बात करता है कि जो माइंस असम वाले एरिया में है, जहां का कंडीशन बहुत ही खराब कंडीशन है, आर्डुअस कंडीशन है, तो वहां पे जो साइज ऑफ ओवरमैन डिस्ट्रिक्ट है ना, वो डिटरमाइन कैसे किया जाएगा, वो इन कंसलेशन विथ JDMS, ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी, इससे कंसल्ट करके साइज ऑफ ओवरमैन डिस्ट्रिक्ट निकाला जाएगा। और अगर कुछ भी वेरिएशन कहीं होता है तो वो भी केस कहाँ रेफर किया जाएगा, JDMS के पास, ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी। तो ठीक है ना, JDMS ध्यान रखना, ये बहुत ही पुराना सर्कुलर है, 1958 के लगभग, 1958 का सर्कुलर है, हाँ। ठीक है, क्लियर हुआ ओवरमैन डिस्ट्रिक्ट। अभी तक में जो पढ़ाए हुए हैं, आज क्या पढ़ाए हैं हम, अभी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े हैं। एक इंजीनियर के बारे में पढ़े हैं और दूसरा हम लोग ओवरमैन के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, तो ये बताओ किसी को दिक्कत है इंजीनियर या ओवरमैन का जो साइज ऑफ ओवरमैन डिस्ट्रिक्ट है, किसी को? किसी को दिक्कत कोई? कमेंट करके पूछ सकते हो, नीचे में जो चार ऑप्शन आता है ना, एक जो इंड लाइव क्लास है उसके बगल में राइट में चैट लिखा हुआ है ना, चैट से चैट कर सकते हो। प्रकाश पांडे, तुम्हारा तो इस बार अच्छा आया था ना, 20 में 20 लाए थे ना। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक चीज हम अभी बताने जा रहे हैं, वो जरा हटकर वाला चीज है। एक जो एक्सपीरियंस वाला था ना, कोई क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पढ़ाए हुए हैं तो उसको हम बता ही देते हैं। 2 लाइन का चीज है, ध्यान से खलील सुन लो या नोट कर लेना, ठीक है ना।
कि जैसे मान लो कोई एक्सपीरियंस लेने जाता है माइंस में, ठीक है ना। तो मान लो माइंस का प्रोडक्शन 1000 टन पर मंथ है, किसी माइंस का प्रोडक्शन 800 टन पर मंथ है, किसी माइंस का प्रोडक्शन 700 टन पर मंथ है। अगर कोई व्यक्ति एक्सपीरियंस 800 वाले या 700 माइंस वाले से जाके ले लिया है ना, तो उसका एक्सपीरियंस खत्म। वो एक्सपीरियंस का कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। एक्सपीरियंस जो भी लेना है ना किसी भी माइंस में, तो वो नॉट लेस देन 1000 टन होना चाहिए। अंडरग्राउंड केस में नॉट लेस देन 1000 टन। ये अलग से बायोलॉजी में दिया हुआ है यार, ठीक है ना। और ओपन कास्ट के केस में जो एवरेज मटेरियल हैंडल होना चाहिए ना, वो 10,000 क्यूबिक मीटर पर मंथ से नॉट लेस देन, ठीक है ना। ये दोनों चीज ध्यान रखना कि हर एक महीना, मतलब प्रत्येक मंथ का अगर आउटपुट निकालेंगे एवरेज, मान लो कि किसी माइंस का प्रोडक्शन 1 लाख है, 1 लाख डिवाइड है 12, तो ये तो आ जाएगा। मान लो किसी माइंस का प्रोडक्शन मात्र 10,000 हो रहा है साल का, डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 12 × 8 = 96, 4 12 × 36, 4 12 × 36 ना, ये इतने के लगभग आएगा। मतलब इसका वैलिडिटी काउंट नहीं होगा। एक्सपीरियंस अगर किसी को लेना है तो उस माइंस का जो प्रत्येक मंथ का आउटपुट होना चाहिए वो 1,000 टन से कम नहीं होना चाहिए। और ओपन कास्ट के केस में जो एवरेज मटेरियल हैंडल होना चाहिए पर मंथ, वो 10,000 क्यूबिक मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये पर मंथ बेसिस पे, ठीक है ना। ये एक कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन आता है कि कोई 15 दिन मान लो ले रहा है एक्सपीरियंस, कोई एक माइन से वो काम कर लिया है 11 महीना 15 दिन, ठीक है ना। 11 मंथ 15 दिन काम किया हुआ है, और दूसरे माइंस में काम किया है मात्र 15 दिन। तो क्या वो दोनों जोड़ के 1 साल काउंट कर सकता है या नहीं? तो क्या बोला जाता है कि इन केस ऑफ वर्कर, जो वर्कर है, नॉट लेस देन 3 मंथ होना चाहिए, नॉट लेस देन, कि किसी पार्टिकुलर माइंस में उसका वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में तभी शो कर सकता है कि कम से कम उस माइंस में उसका काम करना है, 3 महीने तक जरूर काम करना होगा उसको, नॉट लेस देन 3 मंथ इन केस ऑफ वर्कर। और इन केस ऑफ ऑफिशियल, जो भी माइनिंग सरदार ओवरमैन वगैरह जो भी है ना, जो ऑफिशियल के डिफिनेशन में आता है, डस्ट सर्वे, इंचार्ज सर्वेयर, या अप्रेंटिस जो ट्रेनिंग वाला लड़का लोग रहा, या मैनेजमेंट ट्रेनी रहे कोल इंडिया का, या पीडी पीटी पीजी वगैरह कोई भी रहे, अप्रेंटिस वाले केस में, ठीक है, नॉट लेस देन 1 मंथ होना चाहिए, नॉट लेस देन 1 मंथ। मतलब अगर कोई माइनिंग सरदार का ट्रेनिंग कर रहा है, किसी माइन से जाके सिर्फ बोलता है कि हमको 20 दिन का एक्सपीरियंस घट रहा है दे दीजिए, तो सोचिए कि 20 दिन का एक्सपीरियंस दिखा के 1 साल दिखा देगा, तो नहीं। 1 साल के लिए कम से कम उसको उस माइंस में 1 महीना का एक्सपीरियंस लेना होगा, 1 महीना ट्रेनिंग करना होगा तो ही। अगर वर्कर रहेगा, अब वर्कर को दिखाना है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में, मान लो होता है ना फील्ड, मान लो कोई माइंस में काम कर रहा है वर्कर, एज वर्कर कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, सोयल ऑपरेटर डंपर ऑपरेटर, कुछ भी वैसा काम कर रहा है, तो उस केस में वो उसको कम से कम 3 महीना का एक्सपीरियंस दिखाना होगा वहां पे, तो ही उसको काउंट करेगा। वो दिखाएगा 2 महीना 10 दिन, 2 महीना 20 दिन,
तो एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। मिनिमम 3 मंथ दिखाना होगा तो ही काउंट होगा। तो ये VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मैनेजर्स एग्जाम के लिए, या तुम लोग का ओवरमैन माइनिंग सरदार का एग्जाम रहे वहां पे। और टेस्ट के लिए हम भी टेस्ट में क्वेश्चन देंगे यहाँ से, ठीक है ना। समझ में आया सभी को क्या है एक्सपीरियंस्ड और दिन। क्योंकि ये बीच बीच में है कि कोई लड़का लोग नहीं पढ़ा हुआ रहता है तो फिर ये सब क्वेश्चन मैसेज करता है कि सर इसका आंसर क्या होगा बताइए। क्लियर है दोनों, सभी दोनों कंडीशन। एक्सपीरियंस अंडरग्राउंड ओपन कास्ट के केस में एक्सपीरियंस के लिए कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, और एक्सपीरियंस मिनिमम कितने दिन का होना चाहिए। क्लियर है हाँ या ना, कोई तो बोलो।